जय हिंद दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले यूरोपीय कंपनी का जो आगमन हुआ था उससे संबंधित जितने भी कंपनियां आई है ना वो सभी चीज को आज हम पढ़ने वाले हैं। तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी जो होती है हमारे देश में सबसे पहले आती है। और देखिए आने का जो इतिहास है ना, अगर इतिहास को हम समझ लेते हैं ना तो हमें वो कंसेप्ट अगर क्लियर रहता है ना तो हमें उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछते हैं वो हमें याद हो जाते हैं। और एक होता है ऐसे कैसे कि हम ना केवल रट रहे हैं, केवल रटने से कुछ नहीं होता, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना वो चीज़ों को आपको रिलेट करके याद करना पड़ेगा। केवल आप रट जाइएगा, एग्जाम में जाइएगा, भूल जाइएगा, क्योंकि आप जहाँ जिस तरह से आप यहाँ पे रटिएगा एग्जाम में बिल्कुल वैसा नहीं आने वाले हैं, क्योंकि ट्रेंड काफ़ी चेंज हो चुके हैं। तो उस हिसाब से हमें आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आज हमें क्या पढ़ना है कि यूरोपीय कंपनी में जो थी सबसे पहले पुर्तगाली आया था। पुर्तगाली आने आया क्यों था, इसके पीछे हम रीजन बता देते हैं कि रीजन क्या था आने का उसके पीछे। जो जैसे में ये पूरा साम्राज्य जो था ना, ये पूरा साम्राज्य यहाँ से लेकर के जो यहाँ तक आप देख रहे हैं ना, ये पूरा साम्राज्य जो था जो कुस्तुनतुनिया के अधिकार में था। तो ये 1453 ईस्वी में आपने पढ़ा होगा या नहीं भी जानते होंगे तो हम बताते चलते हैं क्या कि 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया का पतन हो चुका था। और इससे इसके माध्यम से क्या होता था ना कि इंडिया से पहले व्यापार होते थे, यानी व्यापार जो पहले यूरोप में होते थे ना तो वो होते थे अस्तर मार्ग से होते ही थे। लेकिन जब कुस्तुनतुनिया का यहाँ पे पतन हो जाता है 1453 ईस्वी में, तो फिर यहाँ पर एक और साम्राज्य उभर करके आती है, वो है ऑटोमन साम्राज्य। ये ऑटोमन साम्राज्य जब उभर करके आती है तो यहाँ की जो है ना इससे व्यापार जो हो रहा था स्थल मार्ग से इंडिया में, उसको क्या कर देती है, रोक लगा देती है। और जब रोक लगा देती है, और आपको ये भी पता होना चाहिए या पता भी होगा कि यूरोप जो है ये है ठंडा प्रदेश, यानी यहाँ काफी ज्यादा ठंडे होते हैं। और जब ठंडे होते हैं तो ठंडे क्षेत्र में मांस की मांग जो होती है वो काफी बढ़ जाती है। और मांस की मांग जब बढ़ जाती है तो उसके लिए उसे मसाले चाहिए, और मसाले कहाँ होते हैं, ये भूमध्य सागर को जितने भी जो है ना ये भूमध्य रेखा के जितने भी नजदीक में आते हैं ना वहाँ पे क्या होते हैं, मसाले उगाए जाते हैं। तो उसी क्रम में हमारा देश भूमध्य रेखा के काफी नजदीक में पड़ता है। तो काफी नजदीक में पड़ता है तो केरल जो आप जानते ही होंगे कि केरल में काफी मात्रा में मसाले उगाए जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि यहाँ के जो मसाले थे तो अब तो बाजार में कहीं जा नहीं रहे हैं, और जब कहीं नहीं जा रहे हैं तो यहाँ के मसाले बिल्कुल यहीं होते जा रहे हैं, यहीं रखे जा रहे हैं। और बात है इधर वाले क्षेत्र जो है यूरोप में जो क्षेत्र है वहां भी मसाले की मांग क्या हो रही है, मसाले की मांग तो हो रही है बट सप्लाई तो यहाँ से हो नहीं रहा है, क्योंकि ऑटोमन साम्राज्य यहाँ पे स्थापित हो चुका है। और इधर इससे जो स्थल मार्ग से जो व्यापार हो रहे थे वो व्यापार को क्या कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। तो अब यहीं पे एक छोटा सा देश है, क्या है, पुर्तगाल है, और बगल में उसके क्या है, स्पेन है। और दोनों के वहाँ के जो राजा थे ना उन्हें अपने नाविक को यानी अपने नाविकों को क्या किया, प्रोत्साहन को देने की कोशिश किया। प्रोत्साहन में देने की क्या कोशिश वो करते हैं, प्रोत्साहन में देने की यही कोशिश करते हैं ना क्या, कि तुम ना क्या करो कि भारत का जो समुद्री मार्ग है उस रास्ते को खोजो, यानी अपने जो नाविक थे उसको प्रोत्साहन देने की काम कर रहे हैं। हम तुमको इतना इनाम देंगे, हम तुमको इतना इनाम देंगे, तुम व्यापारिक मार्ग को क्या करो, खोजो, समुद्री मार्ग जो होते हैं ना उसकी खोज करो तुम। तो उसी सिलसिले में क्या होती है क्या कि 1488 ईस्वी में 1488 ईस्वी में बार्थोलोमियो डियाज जो होता है वो खोज में क्या करता है, निकल चुका होता है। कहाँ से, पुर्तगाल से इंडिया के खोज में क्या कर चुका है, आगे बढ़ चुका है, निकल चुका है। तो 1488 ईस्वी में यहाँ से ये चलता है, और यहाँ पे अफ्रीका में जो नीचे साउथ अफ्रीका देख रहे हैं यहाँ पे ये व्यक्ति पहुंच जाता है 1488 ईस्वी में, ठीक है। और जब 1488 ईस्वी में पहुंच जाता है, लेकिन यहाँ तक क्षेत्र में ये देखिए ये तो स्थल है, इस किनारे किनारे आता है, लेकिन यहाँ पे इसे कहीं भी इंडिया दिखाई नहीं पड़ता है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से व्यक्ति क्या होता है, पुनः लौट जाता है। लेकिन यहाँ तक तो खोज हो चुका था कि यहाँ तक में इंडिया क्या है, नहीं है। तो अब वास्को डी गामा जो आता है 1498 ईस्वी में, वास्को डी गामा जो इंडिया में आता है ये यहाँ पे 1498 ईस्वी में आ चुका था। और इंडिया के ही एक व्यापारी थे और वो थे अब्दुल मजीद। ये अब्दुल मजीद जो थे ना, ये अब्दुल मजीद कहाँ गए, पहुंचे हुए थे, यहाँ पहुंचे थे, यहाँ पहुंचे हुए थे, कहाँ, अफ्रीका में पहुंचे हुए थे। और यहीं पे वास्को डी गामा जो होते हैं, वो वास्को डी गामा ये अब्दुल मजीद से पूछता है कि इंडिया किधर है। तो अब्दुल मजीद तो इंडिया का गुजरात का ही थे, तो बोले कि हम इंडिया का ही हैं, चलिए हम आपको इंडिया लेकर के चलते हैं। तो यही यहीं से वास्को डी गामा उसके साथ में क्या होते हैं, केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचता है। और उसी सिलसिले में क्या होती है, क्योंकि भारतीयों का जो मसाला था वो तो कहीं सप्लाई हो नहीं रहा था। जब सप्लाई नहीं हो रहा था तो इस खुशी में वहां के जो जमोरिन जो राजा थे ना, वो वास्को डी गामा को क्या करते हैं, स्वागत करते हैं। क्यों,
स्वागत करने का रीजन क्या हो गया, क्योंकि अब उनका जो मसाला था ना, अब वो क्या होंगे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे यानी यूरोप में क्या होंगे, मार्केट में जाएंगे और उनको पैसा क्या होगा, मिलने लगेगा। तो इस सिलसिले से उन्होंने क्या किया, वास्को डी गामा को स्वागत किया। चलिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ दिया जाता है कि वास्को डी गामा को स्वागत किसने किया था। तो स्वागत किसने किया था, तो जमोरिन ने किया था। स्वागत जो किया था कौन, जमोरिन ने किया था, ठीक है। अच्छा, अगर अगर किन्हीं व्यक्ति को स्क्रीनशॉट लेना है तो हम एक बार हट जाते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, तो उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आगे हम बढ़ते हैं। फिर उसके बाद क्या होती है कि जब जमोरिन स्वागत करता है तो फिर उसके बाद होता है ना क्या, कि यहाँ से जो वास्को डी गामा जो था, ये वास्को डी गामा जो आप का ये गोल्की जो हम लोग बोलते हैं ना, गोल्की गोल्की बोलते हैं, इसको इसने क्या किया कि लेकर गया यूरोप में। और यूरोप में जब लेकर के गया ना, तो जो यहाँ से जो गोल्की लेके गया था, इसको काली मिर्च बोला जाता है, उन्होंने 60 गुना लाभ इसका कमाया। यानी यहाँ से अगर 1 रुपया में ले गया होगा ना, तो वहां 60 रुपया में बेचा। ये देख करके वो काफी खुशी हुआ। खुशी इस बात से हुआ ना, क्योंकि देखो कितना ज्यादा कीमत उसे मिल रहा है, 60 गुना कीमत मिल रहा है, समझ रहे कितना ज्यादा। तो फिर उसके लोभ बढ़ गया। लोभ बढ़ गया कि यानी व्यापार यहाँ से इंडिया से करने में काफी क्या है, उसे फायदा है। जब फायदा है तो फिर तो बेचारा तो दोबारा आएगा ही आएगा। तो ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। पहली बार कब आता है, तो 1498 ईस्वी में तो वास्को डी गामा क्या होता है, इंडिया के कालीकट बंदरगाह पे पहुंच जाता है। और उसका स्वागत कौन करता है, तो जमोरिन करता है। और लेकिन वास्को डी गामा दूसरी बार भी आता है, ठीक है। तो क्वेश्चन कभी कभी ये भी पूछ देते हैं ना कि वास्को डी गामा दूसरी बार भारत कब आया था। तो ध्यान रखिएगा कि दूसरी बार जो वास्को डी गामा आया था ना, तो 1502 ईस्वी में आया था, ठीक है। और दूसरी बार आया था और फिर यहीं पे ही वास्को डी गामा की क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। और इसकी समाधि जो होती है गोवा में ही, कालीकट में ही क्या किया जाता है, दफना दिया जाता है समाधि, और वहां बना दिया जाता है। अब बात आती है कि जब व्यापार हमें चलाना है, तो व्यापार चलाने के लिए तो हमें तो कुछ सुटेबल चीज चाहिए ना, कुछ मुख्यालय बनाना पड़ेगा, कुछ फैक्ट्रियां लगाना पड़ेगा, जिसको कोठी अब बोलते हैं। जैसे में हमने सामान खरीदा, वो सामान को कहीं रखने के लिए कोई तो गोदाम होना चाहिए, ठीक है, कोठी होना चाहिए ना। तो यही एक पहली कोठी लगती है, जिसको पहली फैक्ट्री बोल सकते हैं आप, वो कोच्चि में ही लगता है। ये कोच्चि में ही लगता है, पहली फैक्ट्री 1503 ईस्वी में लगता है। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछा जाता है कि पुर्तगाली जो थे अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई थी। तो पुर्तगाली अपनी पहली फैक्ट्री जो लगाती है वो कहाँ पे लगा रहा है, देखिएगा फैक्ट्री जो लगा रहा है ये कोच्चि में लगा रहा है, ठीक है। कहाँ पे, तो कोच्चि में लगा रहा है। यहाँ पे हम लिख देते हैं कि पहली फैक्ट्री कहाँ लगा रहा है, तो कोच्चि में लगा रहा है। और यहाँ पे जो उस समय जो था ना, ये अल्बुकर्क जो था, उस समय अल्बुकर्क कुछ नहीं था, सिर्फ एक कमांडर के रूप में आया था। यानी फैक्ट्री लगाने का काम अल्बुकर्क करता है, लेकिन इसके पास हाथ में उतने पावर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक कमांडर के रूप में आता है। और 1503 ईस्वी में क्या होता है कि ये पहली फैक्ट्री अपना कोचिंग में लगा देता है, ठीक है। अब देखिएगा, अब जब पहली फैक्ट्री लगा चुका है, तो अब इसे व्यापार को एक सुचारू रूप देने के लिए उसने क्या किया, वहां का राजा ने एक गवर्नर जनरल को नियुक्त किया। तो क्योंकि वहां का एक हेड नियुक्त करेगा तब तो होगा ना, तो उन्होंने क्या किया कि एक हेड को नियुक्त किया। अब वो हेड नियुक्त कौन किया, देखिएगा पहला है, और पहला है तो काफी ज्यादा खुशामद होगा। यानी आप कभी ससुराल पहली बार जाएंगे ना, तो काफी ज्यादा स्वागत होता है। जब कोई भी बच्चे जो होते हैं जिनकी शादियां होती है, तो पहली बार ससुराल जाते हैं, तो पहली बार स्वागत तो बहुत ज्यादा होता है। और पहली बार ये गवर्नर जनरल बन करके आया है, तो इसे याद तो करना पड़ेगा। तो यही पहला गवर्नर जनरल जो रहता है, तो वो पहला गवर्नर जनरल कौन है, तो यह फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। कब बन करके आता है, तो 1505 ईस्वी में ये गवर्नर जनरल बन करके आता है। यानी पुर्तगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बन करके कौन आ रहा है, तो यही फ्रांसिस्को डी अल्मीडा आ रहा है 1505 ईस्वी में। अब इसने कुछ रीतियां अपनाती है, कुछ नीतियां अपनाती है, और कुछ नीतियां में क्या है, वो नीतियां का हमें पढ़ना काफी जरूरी है, ठीक है। वो नीतियां क्या है, हम देखते हैं यहाँ पे। अब देखिएगा यहाँ पे कि ये तो हमारा इंडिया है, इसमें यहाँ पे तो अब दिखाई दे रहा है ना कि ये हमारा इंडिया है, और नीचे में क्या है, हिंद महासागर है। जब नीचे में हिंद महासागर है ना, तो ये हिंद महासागर है, तो और भी कंट्री के तो जहाज आते जाते होंगे, तो बिल्कुल आते जाते होंगे। तो वो सभी जहाज से इसने क्या किया कि एक कार्टेज पद्धति लेना स्टार्ट कर लिया। क्या, कार्टेज पद्धति। कार्टेज पद्धति क्या होता है, अब उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। एक तरह से आप समझ लीजिए कि आप मेरे क्षेत्र से अगर जाइएगा ना, यानी जहाज को एक टैक्स के रूप में आपको इतना रुपया देना पड़ता था, उस समय की बात है, ठीक है। ये किसने अपनाया, तो यही फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने अपनाया।
और इस क्षेत्र में जहां तक की जो बनाया हुआ था, इस क्षेत्र को क्या बोला गया, इस पूरे नीति को क्या बोला गया, ब्लू वाटर पॉलिसी। यानी कहा ये भी पूछा जा सकता है कि ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति किसने अपनाया। ठीक है, तो यहाँ पे साफ साफ देखिएगा कि ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति कौन अपना रहा है, तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा अपना रहा है। यहाँ तक उम्मीद है कि आपको पूरी तरह से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, इसकी दो ही कुछ नीतियां हैं जो काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। ऐसे तो काफी ज्यादा लोग गवर्नर जनरल बन करके आएंगे, तो वो हमें सभी चीज को नहीं पढ़ना है, क्योंकि कितना पढ़ेंगे, हमें और भी सिलेबस को पढ़ना रहता है, सिर्फ इसी से तो होना जाना नहीं है। तो अब दूसरी बार में कौन आता है, ये अल्बुकर्क आता है। ये अल्बुकर्क वही अल्बुकर्क है जो 1503 ईस्वी में आया था कमांडर के रूप में, लेकिन अभी कमांडर के रूप में नहीं, गवर्नर जनरल के रूप में आया है। ये कौन आया है, अल्बुकर्क। अब ये 1509 ईस्वी में आता है, और देखिए इसकी इतनी हिम्मत कि 1509 ईस्वी में ये इंडिया में आता है गवर्नर जनरल बन करके, और 1510 ईस्वी में क्या करता है कि ये गोवा को अपने अधिकार में ले लेता है। 1510 ईस्वी में इसने गोवा को क्या कर लिया, छीन लिया। और किससे छीना, तो वही बीजापुर के एक शासक था, कौन था, यूसुफ आदिल शाह। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा ये भी पूछे जाते हैं कि जिस समय 1510 ईस्वी में गोवा को छीना गया था पुर्तगालियों द्वारा, तो उस समय बीजापुर का शासक कौन था, तो बीजापुर का शासक यूसुफ आदिल शाह था। ठीक है, अच्छा अब एक बात और देखना है कि जब 1510 ईस्वी में क्या किया, यूसुफ आदिल शाह से इसने बीजापुर को छीन लिया। फिर 1511 ईस्वी में क्या करता है, ये 1511 ईस्वी में हारमुज को जीत लेता है। यहाँ पे हारमुज पड़ता है, उसको जीत लेता है। फिर उसके बाद मलक्का को जीत लेता है। देखिए एक काफी क्षेत्र को क्या करता है ना, ये अल्बुकर्क जीत करके अपने साम्राज्य में मिला चुका होता है। जब ये काफी क्षेत्र को अपने क्षेत्र, काफी सारे क्षेत्र को अपने में जब मिला लेता है, तो इसे वास्तविक संस्थापक कहना कोई हर्ष की बात तो है नहीं। तो पूछा ये भी जाते हैं कि पुर्तगाली जो थे, पुर्तगाली जो अपना स्थापना किए, यानी वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है, तो वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाएगा, तो अल्बुकर्क को कहा जाएगा। ठीक है, अच्छा इसकी नीतियां एक और थी, वो काफी चर्चित नीतियां थी। चर्चित नीतियां ये थी ना कि जैसे में इंडिया में क्या होता है कि दामाद को काफी रिस्पेक्ट दिया जाता है। दामाद अगर कोई गलती भी करता है ना, तो उसे छोड़ देता है। तो इसने इसी चीज का क्या किया, कमजोरी का फायदा उठाने के लिए सोचा। इसने क्या किया कि हमें इस क्षेत्र में नए नए हैं, और हमें नए नए क्षेत्र को क्या करना है, जानना है। तो नए नए क्षेत्र के जानने के लिए क्या किया कि इसने यूरोपीय पुरुष से बोला, क्या यानी पुर्तगाली पुरुष से बोला कि तुम ना भारतीय महिला से विवाह करो। विवाह करने से क्या होंगे ना, कि विवाह करने से तुम वहां के दामाद बन जाओगे, और दामाद बन जाओगे। और इन लोग जो था ना, ये पुर्तगाली, ये काफी लूट फसाद किया करता था। और आप भी जानते हैं कि ये दामाद जो होते हैं, अगर दामाद कोई गलत काम भी कर देता है गांव में, छोटा मोटा गलत काम, तो उसको छोड़ दिया जाता है कि छोड़ो ना भाई, फलानमा के दामाद हैं, इसलिए उनको क्या किया जाता है, छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो इसी चीज को ये नीतियां अपना रहा है अपने साम्राज्य को विस्तार करने के लिए। ठीक है, जब अपने साम्राज्य को विस्तार करने के लिए इसी नीतियां के तहत क्या करता है, ये आगे बढ़ता है, और पुर्तगाली पुरुषों को कहता है क्या, कि तुम भारतीय महिला से विवाह करने के लिए आगे बढ़ो, यानी प्रेरित करता है। ये कौन करता है, तो यही अल्बुकर्क करता है। ठीक है, अब इसका यहीं तक है। लेकिन अभी देखिएगा, ध्यान से दीजिएगा अभी ये बात कि अभी जो फैक्ट्री इसकी लग चुकी है वो कहाँ है, अभी कोच्चि में ही है। यानी मुख्यालय भी कहाँ होंगे, अभी कोच्चि में ही होंगे। अब देखिएगा 1515 ईस्वी में क्या होता है कि अल्बुकर्क की मृत्यु हो जाती है। ये अल्बुकर्क जो है, ये 1515 में क्या होता है, इसका मृत्यु हो जाता है। अब इसके बाद और भी आते हैं, बट वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है कि कोई काम नहीं किए हैं तो उनको किताब बुक में नहीं दिया गया है। अब क्या होते हैं कि 1529 ईस्वी में ना, ये आता है निन्नो दी कुन्हा आता है। ये निन्नो दी कुन्हा आता है 1529 ईस्वी में। इसकी सबसे विख्यात काम क्या था, ये सबसे विख्यात काम इसका ये था ना कि जैसे में अभी जो थे, अभी इसका मुख्यालय कहाँ चल रहा था, ये चल रहा था कोच्चि में चल रहा था। इसका मुख्यालय भी कहाँ चल जा रहा है, कोच्चि में चल रहा है। और इसने क्या किया कि मुख्यालय को कोच्चि से कहाँ कहाँ कर लेता है, गोवा कर लेता है। इसने अपना मुख्यालय कहाँ कर लिया, कोच्चि से गोवा कर लेता है। तो कितना इंपॉर्टेंट तो हो गया ना, इसीलिए हमें इस गवर्नर जनरल को याद करना काफी जरूरी पड़ गया, यानी निन्नो दी कुन्हा को हमें याद करना पड़ गया। अब देखिएगा, इसने गोवा को क्या कर लेता है, अपना हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय बना लेता है। अब बात होती है क्या कि इसमें इतने ही ज्यादा है, ज्यादा नहीं इसमें पढ़ने हैं। और जैसे में क्योंकि हमारे देश पर शासन किया था वो है अंग्रेज का, तो वो अंग्रेज का हमें ज्यादा पढ़ना है।
और जब अंग्रेज भी आपको पता होता है कि 1608 ईस्वी में क्या होता है कि जहांगीर के दरबार में आता है, फिर उसके बाद आपने पढ़ा, आगे हमने बताएंगे इसके बारे में, लेकिन कभी सोचे कि एक बार ना पहले पुर्तगाली को खत्म कर लेते हैं, फिर उसके बाद डच को पढ़ा लेंगे, फिर उसके बाद, क्योंकि जैसे जैसे ना भारत में यूरोपीय कंपनी आते जाएगी ना, हम वैसे वैसे आगे को बढ़ते चलेंगे। तो पहले पुर्तगाली आया, फिर उसके बाद डच आएगा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर अंग्रेज आएगा, तो फिर उसको हम बताते चलेंगे। क्योंकि आप चीजों को एक सीक्वेंस ढंग से पढ़िएगा ना, तो आपको ज्यादा दिन तक रहेंगे, आपको याद करने में ज्यादा कठिनाइयां बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए, अब क्या होती है कि जब 1612 ईस्वी में स्वावल्ली का युद्ध जो होता है, तो उसमें क्यों क्या होता है कि अंग्रेज और पुर्तगाली के बीच में दुश्मनी क्या होती है, बढ़ जाती है। क्योंकि स्वावल्ली के युद्ध में होते हैं ना, पुर्तगाल अंग्रेज से हार जाता है। आगे हम चर्चा करेंगे स्वावल्ली के युद्ध में कि क्यों हुआ था स्वावल्ली का युद्ध, ठीक है। तो उसमें जब हार जाता है तो अंग्रेज के बीच, किसके बीच, अंग्रेज के बीच और पुर्तगाली के बीच में क्या होती है, वहां से दुश्मनी स्टार्ट हो जाती है। तो जब दुश्मनी स्टार्ट हो जाती है, तो ये दोनों के बीच में जब दुश्मनी स्टार्ट हो जाएगी, तो 1630 ईस्वी में एक मैड्रिड की संधि होती है, ठीक है। ये मैड्रिड की संधि होती है, और यही संधि के तहत क्या होता है, इन दोनों के बीच में, पुर्तगाली के बीच में और अंग्रेज के बीच में, दोनों के बीच में दुश्मनी को क्या कर दिया जाता है, खल्लास कर दिया जाता है, यानी खत्म कर दिया जाता है। तो क्वेश्चन ये भी पूछेंगे कि मैड्रिड की संधि किन दो देशों के बीच में हुआ था, तब पुर्तगाली और अंग्रेज के बीच में हुआ था, जिसमें क्या होता है कि दोनों के बीच में दुश्मनी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, ठीक है। अब देखिएगा, क्योंकि अब ये भी पता होगा कि पुर्तगाली सबसे पहले आता है और सबसे बाद में जाता है, यानी देखिएगा 1498 ईस्वी में आगमन उसका होता है, और जा रहा है कब, ये 1961 ईस्वी में जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले आता है और सबसे बाद में जाता है ये हमारे देश से। अब एक बात और पढ़ना है कि जिस समय हमारा भारत जब आजाद हुआ था, तो उस समय पुर्तगाल का गवर्नर जनरल कौन था, यानी इंडिया में कौन था। एक कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, और क्वेश्चन काफी बढ़िया है, और कोई भी एग्जाम में ये पूछे जा सकते हैं। क्योंकि उस समय, जिस समय हमारा भारत आजाद हुआ था, उस समय तो पुर्तगाली हमारे इंडिया में रह ही रहा था ना। तो उस समय कौन था, तो जोसेफ फोरेइरा बोस्चा था। वो कौन था, जोसेफ फोरेइरा बोस्चा था, ठीक है। अब देखिए, अब यहां तक तो कंप्लीट हो गया। अब एक बात और देखना है क्या ना, कि जैसे में 1961 ईस्वी में पुर्तगाली को क्या कर दिया जाता है, गोवा से भगा दिया जाता है, क्योंकि गोवा पे उसने कब्जा जमा के रखा था, ठीक है। तो 1961 ईस्वी में क्या होता है कि ये जब इंडिया से इसको भगाया जाता है, तो उस समय गवर्नर जनरल कौन था, तो उस समय गवर्नर जनरल था ना बशालो एस सिल्वा। देखिए, ये सब नाम थोड़े टेढ़े हैं, टेढ़े इसलिए लगते हैं क्योंकि हमारी बोलचाल की भाषा में ये बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा याद करने में प्रॉब्लम होता है, तो जहां तक कोशिश होगी ना, वहां तक हम आपको याद करवाने की बिल्कुल कोशिश करेंगे। अब देखिएगा, इसे 1961 ईस्वी में इसे भगाया जा रहा है, तो आप किसी को भगाइएगा तो वो कहेगा ना कि बस सालो भाई, बस चालो भाई, बस चालो भाई। तो ये आपको हम देखिए, ऐसा कुछ नहीं, अगर आप बिल्कुल ऐसे ही रट लेते हैं तो रट लीजिएगा, ठीक है। लेकिन आप एक टेक्निक अगर आप रखते हैं अपने पास में, तो वो ना ज्यादा दिन तक आपके दिमाग में रहते हैं, ठीक है। तो उस समय कौन था, बशालो ए सिल्वा था। अब कभी कभी ये पूछ देते हैं कि पुर्तगाली जो हमारे इंडिया में आए थे, तो उसका देन क्या था, उसके बारे में देख लेते हैं। तो जैसे में आज बहुत सारे आप गांव में देखे होंगे या इंडिया में कहीं भी देखे होंगे, खैनी जो देखते हैं ना, तो वो खैनी जो लाने का काम किया था ना, ये खैनी लाने का काम यही किया था, कौन था, पुर्तगाली लाने का काम किया था, ठीक है। यानी खैनी लाने का काम किया था कौन, पुर्तगाली ने खैनी लाने का काम किया था। यानी तंबाकू भी यही लेकर के आया था, कौन, यही लेकर के आया था, ये पुर्तगाली लेकर के आया था। इसका और क्या 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 लेकर के आया था, तो हम बताते चलते हैं क्या कि इसने प्रिंटिंग प्रेस यही लाया था। किसने लाया था, ये प्रिंटिंग प्रेस जो इंडिया में आया था, इसी का देन है, ये पुर्तगाली जो ही थे वो लेकर के आया था। अब बात आती है क्या कि आप ना कॉकरोच देखे होंगे, कॉकरोच, तो वो कॉकरोच इंडिया का नहीं है, वो पुर्तगाली से आया था। पुर्तगाली में कैसे आया था ना, कि जैसे में एक कोई जहाज जो होती है, तो कोई जहाज होती है, तो वो कहीं कोने में ना वो चला आया था कुछ की संख्या में, और यहाँ आकर के काफी संख्या उसकी बढ़ जाती है। अच्छा, आप आलू जो खाते हैं, जो सभी आदमी का फेवरेट बना हुआ है आलू, ये आलू इंडिया की फसल नहीं है। ये भी आलू जो लेकर के आया था ना, ये भी आलू लेकर के कौन आया था, तो यही पुर्तगाली ही लेकर के आया था, ठीक है। ये आलू जो आप खाते हैं आलू, ये आलू ही पुर्तगाली लेकर के आया था, ठीक है। और हमने पुर्तगाल को जितना भी चीज से संबंधित जो क्वेश्चन बन रहे थे ना, हमने यहाँ पे पूरी तरह से आपको समझा दिया है। और इसके बाद में ना क्या हम बताने वाले हैं, डच बताने वाले हैं, फिर उसके बाद जैसे जैसे यूरोपीय कंपनी का आगमन होता है ना, वैसे वैसे हम आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है।
और उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो थोड़ा सपोर्ट दिखाइएगा, क्योंकि आपके बिना तो हम कुछ भी नहीं है। और ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।